हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स के आगे के 25 क्वेश्चन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर कीजिए। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है। विद्युत परिष्करण का मतलब है आपसे इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत अपघटन की बात की जा रही है। किस चीज की बात की जा रही है? इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत अपघटन की बात आपसे की जा रही है। अब देखो, विद्युत अपघटन में आपसे पूछा है कि विशुद्ध धातु मतलब कि एक जो प्योर मेटल होता है, प्योर मेटल वो कहाँ होता है एकत्रित, आपको बताना है। एनोड पर या कैथोड पर कहाँ एकत्रित होता है। देखिए, आपके ऑप्शन है बर्तन में एकत्रित हो जाता है, एनोड पर, कैथोड पर, या फिर विद्युत अपघट्य के रूप में एकत्रित हो जाता है। सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है कैथोड। देखो, इसमें ये पूछा है, जैसे ये है एक बर्तन, ठीक है, ये है एनोड। अगर हम इसकी बात करें, एनोड पॉजिटिव होता है और ये है कैथोड जो कि नेगेटिव होता है। लिख भी देते हैं कैथोड। और ये क्या है? ये है एनोड, ठीक है। और ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोलिसिस मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप करंट फ्लो करते हो तो जो शुद्ध धातु होती है मतलब कि प्योर मेटल जो होती है, वह कैथोड पर एकत्रित हो जाती है, यहाँ एकत्रित होती है, ठीक है। वैसे भी एक सोचने वाली बात है, अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं, याद नहीं करना है, अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल कैसी होगी? पॉजिटिवली होगी। और पॉजिटिव आयन कहाँ पर जाएगा? जो पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव आयन वो कहाँ जाते हैं? वो जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, ठीक है ना। सोचने वाली बात है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाते हैं, ठीक है। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? कैथोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड। समझ गए? इस तरह से पढ़ना है, याद हो जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड। तो मेटल, मेटल मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव कहाँ जाता है? नेगेटिव की तरफ, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? कैथोड। कैथोड नेगेटिव होता है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कैथोड। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? जब धारा बह रही होती है मतलब कि जब करंट फ्लो हो रहा होता है, क्या हो रहा है? तो करंट फ्लो जब हो रहा हो तो कैसा होता है? जो वायर है वो किस तरह का होता है? मतलब नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, या फिर न्यूट्रल होता है? न्यूट्रल, है ना। वो कैसा होता है ये आपसे पूछा है। देखो, क्या होता है, धारा है, और धारा मेनली बहती है किस वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है यहीं पर नहीं रहेगा, ये आगे जाके चला जाएगा, आगे चला जाएगा और आगे चला जाएगा। तो इसके आगे जाने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई नेगेटिव चार्ज ना हो। अगर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आप दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा पाएगा, इनमें आपस में प्रतिकर्षण हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे दोगे तो रीजन ये होगा कि यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर आकर इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा? उदासीन, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। कैसे हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। और न्यूट्रल होने के बाद कैसी होगी? क्या धारा बहेगी? अगर इलेक्ट्रॉन है नहीं, अब न्यूट्रल हो गया, तो किसी तरह कोई धारा नहीं बहेगी। इस कंडीशन में आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? विद्युत रूप से उदासीन होना चाहिए, मतलब कि निष्प्रभावी होना चाहिए। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारने नहीं होता, मतलब कि उसको करंट नहीं लगता। विद्युत मारने नहीं होता मतलब करंट नहीं लगता, ठीक है ना। ये है इसका मतलब। तो इसका रीजन क्या है? आपसे पूछा गया है कि आखिर इसका रीजन क्या है, वाई। देखिए, आपके ऑप्शन है, उसका पैर सुविद्युत रोधी होते हैं। क्या पैर विद्युत रोधी होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। सेकंड आपसे पूछा गया है, वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृत पथ नहीं बनाता। समृत पथ का मतलब क्या होता है? समृत पथ का मतलब होता है क्लोज्ड सर्किट, है ना। क्लोज्ड सर्किट मतलब बंद परिपथ नहीं बनाता। तीसरा है, उसमें उच्च प्रतिरोध क्षमता होती है। ऐसा कुछ नहीं है।
उसका शरीर भूमि से संपर्क कर जाता है, नहीं भूमि से संपर्क नहीं होता है। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, क्लोज सर्किट नहीं बनाता। अब क्यों क्लोज सर्किट नहीं बना रहा? मतलब क्लोज सर्किट नहीं बना रहा, ये सोचने वाली बात है। क्यों नहीं बना रहा है क्लोज सर्किट? देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये है वायर, ठीक है, और यहाँ पर एक पक्षी बैठा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पक्षी के जो दोनों पैर होते हैं L1 और L2 एक ही तार पर होते हैं, मतलब इन यहाँ पर दोनों एक ही तार पर है, तो जो वोल्टेज होता है दोनों तारों पर, दोनों पैरों पर, वो क्या होता है? समान होता है। मतलब वोल्टेज V1 यहाँ पर भी होगा और V2 यहाँ पर भी होगा। तो इस वजह से जो पक्षी होता है उसको करंट नहीं लगता। दूसरा क्या होता है कि पक्षी के तार एक ही जगह पर हैं, मतलब एक ही वायर पर है। एक ही वायर पर होने की वजह से पक्षी एक बंद परिपथ नहीं बनाता। समझ रहे हो? एक ही तरफ है, इस तरफ से अगर पंखा उसके मान लिए जाए, पंख होते हैं दो पक्षी के, तो एक में धारा बहती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे में धारा बहती है क्लॉकवाइज। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये विपरीत बह रही हैं। समझ रहे हो? ये एक बंद परिपथ नहीं बनाती, इस वजह से भी प्रवाहित नहीं होती इसमें धारा और पक्षी करंट से बच जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है? रोधी की जब यहाँ पे बात की जाए, मतलब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि विद्युत रोधी, है ना, यहाँ पर विद्युत रोधी की बात हो रही है। लकड़ी, कागज, कांच या कपड़ा, ये आपको याद करना है। इसका सही आंसर है कांच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट गेट में क्या होता है? एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है ना। और नॉट गेट का इस तरह से बनाते हैं, मतलब अगर आप इसमें 1 देते हो तो यहाँ पर 0 मिलेगा, और अगर आप यहाँ पर 0 देते हो तो यहाँ पर आपको 1 मिल जाता है आउटपुट। इसे हम बोलते हैं नॉट गेट। मतलब कि ये एक तरह से इन्वर्टर का कार्य कर रहा है। किस चीज का कार्य? इन्वर्टर, मतलब बस पलट दे रहा है आपके रिजल्ट को। तो ये किस वजह से होगा? एक ट्रांजिस्टर की वजह से, है ना। ऑप्शन सी इसका सही है, आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? इनके कहने का मतलब होता है कि जो सॉलिड है ना, सॉलिड है, अगर इसका टेम्परेचर हाई है, और दूसरी कंडीशन, जो टेम्परेचर है वो लो है। अगर टेम्परेचर हाई है तो उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं, मतलब कि इसमें करंट फ्लो होगा, है ना। और अगर निम्न है तो इसका मतलब क्या होगा? ये एक इंसुलेटर की तरह बात व्यवहार करेंगे, है ना, इंसुलेटर। और यहाँ पर कंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं, ये आपसे बोला गया है। तो ऐसे को क्या कहते हैं? जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, अगर आप टेम्परेचर की बात करो यहाँ पर, और यहाँ पर आप करो रेजिस्टेंस की बात, मतलब रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, टेम्परेचर मतलब ताप, और रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। ठीक है, आप बात कर रहे हो। अगर आप यहाँ पर बात करते हो मेटल की, और यहाँ पर बात करते हो सेमी कंडक्टर की, ठीक है ना, तो अगर आप टेम्परेचर मेटल में बढ़ाते हो तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना, और अगर घटाओगे तो घटेगा। वहीं अगर आप सेमी कंडक्टर में बात करते हो और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो यहाँ पर, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा? प्रतिरोध कम होगा। मतलब कि ऐसे पदार्थ जिसका ताप बढ़ाने पर, उच्च ताप पर विद्युत के सुचालक हैं, तो वो कौन कहलाएगा? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। ऑप्शन डी सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति। एसी को डीसी, एसी कैसी होती है? इस तरह से होती है, और डीसी कैसी होती है? इस तरह से होती है। समझ गए? इसे बोलते हैं, ये होती है एसी और ये होती है डीसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिष्टकारी। दिष्टकारी मतलब रेक्टिफायर। परिणामित्र किस लिए उपयोग में लाया जाता है? वोल्टेज को आप
और डाउन करने के लिए। ठीक है, डायनेमो क्या होता है? डायनेमो होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है, मतलब मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और प्रेरण तेल, आप हम सभी जानते हैं प्रेरण तेल क्या होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? चुंबक रक्षक, देखिए चुंबक रक्षक का मतलब यहाँ पर क्या होगा? मान लीजिए ये एक चुंबक है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। जब आप इस चुंबक को खुला छोड़ दोगे, जैसे आप चुंबक को खुला रखते हो, है ना, खुला रखते हैं, तो क्या होगा? इसका जो चुंबकत्व है वो खत्म होता जाता है। चुंबकत्व खत्म होता जाता है। कैसे? स्लोली, मतलब धीरे धीरे इसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। तब इसे बचाने के लिए, किस चीज को बचाने हेतु, बचाने हेतु उपयोग किया जाता है, किस चीज का? चुंबक रक्षक का। समझ ही गए होगे आप लोग, इसे हम क्या कहते हैं? चुंबक रक्षक का उपयोग किया। अब ये चुंबक रक्षक होते क्या है? कोबाल्ट के बना सकते हो क्या आप, निकेल के, इस्पात के, या नर्म लोहे के? सही आंसर नर्म लोहा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक चुंबक है, ठीक है, अब आप इसे बनाओगे कैसे? ये हमने ली एक नाल चुंबक, ठीक है, ये एक नाल चुंबक हमने ली, इसे समझाना आसान है इसलिए मैं नाल चुंबक ले रहा हूँ। ये नाल है, यहाँ पर इसका नॉर्थ है और यहाँ पर इसका साउथ है। अगर आप इसे खुला छोड़ोगे तो इसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नर्म लोहे की प्लेट लेते हैं। कैसी ले लेते हैं? ये वाली। ये एक प्लेट होती है, किस चीज की? नर्म लोहे की। नर्म लोहे की प्लेट है ये। और ये क्या है? ये है मैग्नेट, है ना, मैग्नेट, ये चुंबक। तो नर्म लोहे की प्लेट को इसके ध्रुवों से लगा कर रख देते हैं, जिस वजह से इसका चुंबकत्व बच जाता है या चुंबकत्व बना रहता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिजली के बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित होते हैं? अर्धित मतलब किस वजह से बिजली के बल्ब जो है चमकते हैं या जलते हैं, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है शक्ति और वोल्टता, शक्ति और धारा, ऊर्जा और बिजली तथा धारा और वोल्टता। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, है ना, शक्ति और वोल्ट। क्यों? P इज इक्वल टू वी आई टी। आई तो कांस्टेंट है जो आ रही है, V कितना होता है? V टी, मतलब कि पावर वोल्टता के समानुपाती। आपने देखा होगा करंट सेम रहती है, बस पावर वोल्टेज ऊपर नीचे होता रहता है ना, जिस वजह से पावर भी वेरी करती रहती है। तो जो बल्ब होता है, जो बल्ब का चमकना होता है ज्यादा कम, वो वोल्टेज हाई और लो होने के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? अनंत विद्युत प्रतिरोध। आर की वैल्यू इनफाइनाइट ओम है, इन्हें आप क्या बोलोगे? प्रतिरोधक, चालक, द्रवणित, या फिर विद्युत रोधी। सही आंसर क्या हो गया? विद्युत रोधी, ऑप्शन डी, है ना, मतलब विद्युत रोधी मतलब इंसुलेटर, कुचालक, है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? कोई ठोस है, द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प मतलब लिक्विड से सीधे वेपर बदल गए, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन, है ना, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन। बहुलीकरण क्या होता है? बहुत सारे मोनोमर होते हैं, मतलब कि एक लग मिलकर आपस में बहुलक बना लेते हैं, मैनी, है ना, बहुत सारे मोनोमर मिलकर आपस में बना लेते हैं पॉलीमर। ठीक है, क्वथन मतलब क्वथनांक, आशमन मतलब प्रभाजी आशमन की यहाँ पर बात हो रही है। अगला क्वेश्चन आपसे है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन सा है? ऊर्ध्वपातन पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जो सॉलिड से सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सॉलिड लिख लेना आप, ठोस अवस्था, सॉलिड से सीधे वेपर। तो आपसे इस वाले क्वेश्चन ने पूछा उन पदार्थों के नाम क्या है? कपूर हम सभी जानते हैं, कपूर होता है, क्लोराइड भी होता है और अमोनियम भी होता है, ये सभी ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा आएगा इसलिए नहीं, ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है ना। आपको इन ऑप्शंस को याद करना है कि केवल कपूर ही नहीं है जो ऊर्ध्वपातित होता हो, क्लोराइड और अमोनियम भी ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। उपरोक्त सभी, है ना, मतलब ऑल। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है, कोई द्रव है मतलब लिक्विड
वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक, वाष्पन, गलनांक, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 413, सही आंसर क्या होगा? क्वथनांक, है ना, इसे हम क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई शुद्ध पदार्थ है, मतलब प्योर मटेरियल है ना, प्योर मटेरियल, इसमें आपने क्या किया? इम्प्योरिटी मिला दी, इम्प्योरिटी, तो क्या बना? इम्प्योर मटेरियल। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, अशुद्ध पदार्थ बन गया, है ना। अब यहाँ का अगर हम बात करते हैं, इसका अगर हम गलनांक की बात करें करते हैं, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, जो कि टी है, आई है मान लेते हैं, चलो टी ही मानते हैं, जो कि टी है, अपन ने इम्प्योरिटी मिला दी, तो ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट टी डैश होगा वो लेस देन होगा टी से, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है, अगर इम्प्योरिटी आप मिलाते हो तो गलनांक कम हो जाता है किसी भी पदार्थ का। ठीक है। और यही रीजन है कि जो पदार्थ की शुद्धता होती है ना, वो हम किस चीज से चेक करते हैं? उसके गलनांक से, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है, क्या याद रखना है? पदार्थ की शुद्धता गलनांक द्वारा जांची जाती है ना। ये चीज आपको याद रखना, गलनांक द्वारा जांची जाती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे अगर आप देखो टंगस्टन का, अगर आप गलनांक देखो तो 3000 के आसपास होता है। अगर उसको आप इम्प्योरिटी मिला दोगे तो गलनांक कम हो जाएगा, मतलब पदार्थ अशुद्ध है। इस तरह से चेक करते हैं। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा बराबर होते हैं। मिश्र धातु के गलनांक उसके अवयवी धातु, मान लीजिए दो धातु हैं, आपने कुछ भी मिला दी, एक्स एक मेटल है, एक दूसरी बाई मेटल है, और तीसरी एक्स वाई मेटल बन गई। ये मिश्र धातु है ना, ये फर्स्ट मेटल थी, ये सेकंड मेटल थी। इनका गलनांक मान लीजिए T1 है, इनका गलनांक मान लीजिए T2 है, और इसका गलनांक कितना है? T3। तो T3 क्या होता है? T3 T1 से भी कम होगा, और T3 T2 से भी कम होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना, इम्पोर्टेंट है। इसका जो मिश्र धातु का गलनांक है वो इन दोनों के गलनांक से कम होगा। ओके, तो मिश्र धातु के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द्रव के वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव से वाष्प बदल गया, मतलब लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हो गया है। सही आंसर वाष्पन, अवस्था परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर अवस्था परिवर्तन की बात हो रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस ताप को क्या बोलते हैं? तो क्वथनांक बोलते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ने से किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ने से, क्वथनांक मतलब कोई वस्तु उबलने लगी, कोई लिक्विड उबलने लगा, जैसे मान लीजिए ये है लिक्विड, ठीक है, ये है, ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड के अणु, हमने नीचे से इसमें फ्लेम दी, इस तरह से हमने फ्लेम दी, ये क्या है? फ्लेम। ओके। अब ये गर्म हुआ, यहाँ से वायुमंडलीय दाब लग रहा है। ये कौन सा? ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये प्रेशर जितना ज्यादा होगा, पदार्थ के मतलब लिक्विड के अणुओं को ऊपर जाने में उतना ही ज्यादा परेशानी होगी। अगर ये P1 है और ये वाला P2 है, ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि वाष्पन जो क्वथनांक है, क्वथनांक, रुकिए मैं लिख देता हूँ अच्छे से एक बार। कहने का मतलब ये है कि जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक समानुपाती होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर ये प्रेशर ज्यादा है, अगर P1 ज्यादा है, तो जो पदार्थ के अणु हैं उनको ऊपर जाने के लिए P2 ज्यादा होना चाहिए, समझ रहे हो आप। और ये ज्यादा तभी होगा जब आप क्वथनांक मतलब ज्यादा नीचे से और भी ज्यादा अणु ऊपर की तरफ बढ़े, मतलब कि सतह के अणु गए, अब नीचे से और भी ज्यादा अणु आ रहे हैं ऊपर, तो प्रेशर ये बढ़ता जा रहा है नीचे से, है ना। तो ये प्रेशर जितना कम होगा, जित मतलब
जितना ये वाला P1 जितना कम होगा क्वथनांक उतना ही कम होगा, ठीक है। और P1 जितना ज्यादा होगा क्वथनांक उतना ज्यादा होगा। आप ये बोल सकते हो कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किस चीज के, क्वथनांक के, ठीक है ना। याद रखना है, ये है कॉन्सेप्ट कि कोई भी पदार्थ तब वाष्पन क्रिया करने लगता है जब उस पदार्थ के अणु, सतह के अणु लिक्विड को छोड़कर वायुमंडल में चले जाते हैं, है ना। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं वाष्पन। अब अगर ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है तो इन अणुओं को सतह को छोड़ने में दिक्कत होगी। ये अणु सतह को ठीक समय पर नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि ऊपर से इन पर ज्यादा प्रेशर लग रहा है, इस वजह से। तो अगर वायुमंडलीय दाब कम है तो जो क्वथनांक है वो कम होगा, और अगर वायुमंडलीय दाब ज्यादा है मतलब कि अगर P1 ज्यादा है तो क्वथनांक भी ज्यादा हो जाएगा। ओके, चलिए। इसी तरह से आपने क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए होंगे, बहुत से एग्जाम्स में आता है, आपने देखा होगा कि कई बार पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है खाना, क्यों? क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप नमक डाल देते हो पानी में तो क्वथनांक बढ़ जाता है उसका। सेम यही चीज होती है। ऊपर पहाड़ों पर जब आप लेके जाते हो तो खाना पकने में देर लगती है, मतलब कुछ समय लगता है, क्यों? क्योंकि क्वथनांक कम हो जाता है, ऊपर वायुमंडलीय प्रेशर कम है ना। ऊपर आप जैसे जैसे जाओगे पहाड़ों पर, जितनी अधिक ऊंचाई पर जाओगे वायुमंडलीय प्रेशर उतना ज्यादा कम होता जाएगा और क्वथनांक बढ़ता जाता है, इस वजह से खाना पकाने में देर लगती है। ओके, चलिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हम कई बार देख चुके हैं, अपद्रव्यों को अगर आप मिलाते हो तो गलनांक कैसा होगा, घट जाएगा। ओके, चलिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको ये बताना है। देखो, इसके लिए जरूरी है कि आपको एक फॉर्मूला याद हो, और वो फॉर्मूला कौन सा होता है? वो फॉर्मूला होता है एल नॉट इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस ए डेल्टा टी, है ना, ब्रैकेट। ये क्या होती है? ये होती है न्यू, मतलब नई लंबाई, अंतिम लंबाई आप इसे बोल सकते हो, लास्ट लेंथ, ठीक है। ये कौन सी होती? ये होती इनिशियल लेंथ, मतलब प्रारंभिक लंबाई, है ना। और ये क्या होता है? ये होता है प्रसार गुणांक, प्रसार गुणांक। और ये क्या होता है? ये होता है टेम्परेचर, है ना, ये होता है टेम्परेचर। अब देखिए, अगर आप टेम्परेचर में लेके जाओगे, ठीक है, चीजें फैलेंगी। एक तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ, है ना, तो पदार्थ में क्या होते हैं? अणु होते हैं, और अणु जब गर्म किए जाते हैं तो अणु अपनी अवस्था से इस तरह से कंपन करने लगते हैं दोनों तरफ। ये वाला अणु भी दोनों तरफ, ये वाला अणु भी दोनों तरफ कंपन करेगा। एक ये अणु है, इस तरफ कंपन करने लगेगा, दूसरा अणु कंपन करने लगेगा, तीसरा अणु कंपन करने लगेगा। इस तरह से जो अणु होते हैं वो कंपन करने लगते हैं सभी। अब जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे कंपन उतना तेज हो जाएगा। अगर ये T1 पर था तो अब जैसे T2 टेम्परेचर है, जहाँ T2 ग्रेटर देन है T1, तो कंपन ज्यादा दूर तक होने लगेगा। देखिए, है ना, कंपन ज्यादा दूर तक होने लगा। तो इस वजह से ये कंपन दूर तक होते हैं, जिस वजह से हमें लगता है पदार्थ की लंबाई इंक्रीज हो गई, है ना, बढ़ी हुई प्रतीत होती है। और जब टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाता है तो पदार्थ की लंबाई वापस से कम हो जाती है। वही चीज यहाँ पर आपको फॉर्मूले के माध्यम से बताई गई है। फॉर्मूले में आपको क्या बताया गया? ये अंतिम चौड़ाई है, ठीक है, ये अंतिम लंबाई है, ये प्रारंभिक लंबाई है, और ये प्रसार गुणांक है। जब आपने एक टेम्परेचर दिया, अगर टेम्परेचर जीरो है, अगर डेल्टा टी इक्वल टू जीरो एट डेल्टा टी जीरो है, तब एल नॉट इक्वल टू एल, मतलब कि प्रारंभिक लंबाई अंतिम लंबाई बराबर होंगी। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, अगर डेल्टा टी को आप इंक्रीज करते हो तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि जो 1 प्लस ए डेल्टा टी, है ना, ये भी क्या होगा? ये भी इंक्रीज हो जाएगा। और ये इंक्रीज होने से अब देखो, एक से बड़ी वैल्यू है, मतलब इसका जो मान है एक से ज्यादा आएगा। तो अगर एक से ज्यादा आ रहा है मान, तो जो एल नॉट है, एल नॉट, वो इंक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि एल, और 1 प्लस ए डेल्टा टी ये इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, इस वजह से एल नॉट भी इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो आप या तो फॉर्मूले के अनुसार देख लो कि डेल्टा टी इंक्रीज हुआ,
तो एल नॉट पूरा इंक्रीज हो जाएगा। या फिर आप ऐसे समझो कि कंपन करते रहते हैं, आप जब टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये कंपन निरंतर बड़े होते जाते हैं और भी ज्यादा दूर दूर तक बड़े कंपन करने लगते हैं। इस वजह से जो लंबाई होती है वो बड़ी हुई प्रतीत होती है, परंतु चौड़ाई अपरिवर्तित रहती है ना, अव्यवस्थित रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कैसी होती है? ऊष्मीय चालकता मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान, है ना, ऊष्मा का आदान प्रदान, इसे हम बोलते हैं ऊष्मीय चालकता। तो जो चांदी की ऊष्मीय चालकता होती है वो ज्यादा होती है कॉपर से, है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक होती है, ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 421 आपसे पूछा गया है ऊष्मा संचरण की वह विधि। ऊष्मा संचरण मतलब ऊष्मा प्रवाह, है ना, ऊष्मा प्रवाह कि वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, गति नहीं मतलब स्थिर रहते हैं, आपको ये बताना है, स्थिर रहते हैं, कौन सी है, चालन, विकिरण, संवहन या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, चालन। देखो चालन में क्या होता है, एक कण यहाँ पर है, आपने इसे ऊष्मा दी तो ये अपनी जगह कंपन करता रहेगा, और इसी कंपन की वजह से ये जो ऊष्मा है दूसरे कण को मिल जाती है, और इस कण से दूसरे कण को मिल गई, है ना, अणु, अणु बोल सकते हो आप, इस अणु से दूसरे अणु, इसने कंपन किया तो इसने कंपन किया, इसने भी दूसरे को दे दिया। अब यहाँ पर जो अणु था उसने ले ली, उसने कंपन किया, आगे तो अणु बस कंपन कर रहे हैं, मतलब अपनी अवस्था में है, ये अपनी स्थिति में है, ये वाली होती है चालन। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें, मतलब संवहन की अगर हम बात करते हैं, और इतना सारा पूरा लिक्विड है, यहाँ पर अगर आप देखते हो ये है एक अणु, आपने इसे ऊष्मा दी, है ना, आपने इसे डेल्टा दी, तो ये आगे जाता है क्योंकि ये बह सकता है, और ये आगे चलकर यही अणु है जो यहाँ पहुंच गया। कोई दूसरा अणु था जो यहाँ पर था, इसे आपने डेल्टा टी ऊष्मा दी, ये अणु भी आगे चल के आगे पहुंच गया, फिर और आगे चला गया, है ना। तो संवहन विधि में क्या होता है, जो अणु होते हैं वो अपने स्थान को छोड़ देते हैं, ओके, अपने स्थान को छोड़ देते हैं, इस हम इसे बोलते हैं संवहन। वहीं अगर हम विकिरण की बात करें तो विकिरण किस चीज पर होता है, विकिरण पहली बात तो माध्यम से स्वतंत्र होता है। कैसा होता है, माध्यम से स्वतंत्र होता है। इस वजह से अगर माध्यम से स्वतंत्र है तो माध्यम के कण गति करेंगे नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो माध्यम से स्वतंत्र है। सही आंसर क्या हो जाएगा, चालन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है, किस में आवश्यक नहीं है, चालन, संवहन, इनमें से